वेलकम बैक नाजरीन। हमारी गुफ्तगू अशरफ साहब से जारी थी और सवाल ये था कि क्या किताबों में ही लिखा रह जाएगा और इसका अमली तजुर्बा किस तरह और कहाँ हो सकेगा। तो अभी आपने बात की कि प्रोफेसर खुर्शीद की किताब लिखी हुई है, मौलाना मौदूदी ने हुदूद मुतय्यन करके बताई, तलाश की, मेहनत की और कई लोगों ने भी इस पर बड़ी मेहनत की हुई है। लेकिन ये कि ये प्रैक्टिकली किस तरह पॉसिबल कैसे है? क्या हमें फिर इसी, जैसे आपने कहा, दो डब्बे हैं, मॉनेटरी एंड फिजिकल, इन्हीं को लेके कुछ करना पड़ेगा या है हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम कि हम इन सबको उठा के फेंक दें? कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज रात को आप सोएं और सुबह जब सो के उठें तो निज़ाम जो है वो एकदम से इस्लामी हो जाए। अगर मैं सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मामला है वो ये है कि इसमें एक सबसे अहम चीज़ जो है, जिसको कि मैंने माइकल बोनर के भी अल्फाज में आपके सामने बयान किया कि दौलत का इर्तिकाज़ जो है वो सूद से है, उसकी ममानियत है। सूद का जो है ख़त्म करना, अब ये बड़ा मुश्किल सा नज़र आता है। यानी ये इस्लामी मॉनेटरी पॉलिसी की बुनियाद होनी चाहिए, सूद का ख़त्म। सूद का बुनियादी एक चीज़ के सूद ख़त्म होगा और अल्लाह और उसके रसूल से जंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो है वो ख़त्म होने वाला जो मामला है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन तैयार है। उस सिमत में जो कदम बढ़ाने की कैफियत है वो थोड़ी सी जो है वो बरसों के ऊपर मुहित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ था जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अपील फाइल की थी और आइन के अंदर आपके आज भी ये लिखा हुआ है कि जितना जल्द मुमकिन हो सकेगा सूद को माशी निज़ाम में से उसका हिस्सा जो है वो नहीं रहने दिया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। आज 22 साल हो गए हैं और वो जितना जल्द हो सकेगा जो इस्तेआरा इस्तेमाल हुआ था इनके अंदर वो नहीं आके ये भी तो वो था ना, कोई टाइम लिमिट दे दी जाती कि जी 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में जी, तो वो 22 साल हो गए हैं और आइन के अंदर चूंकि लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की भी एक इंस्ट्रक्शन है और कुछ वो टाइम लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी दी हुई है। बहरहाल तो ये एक जो है मेजर कॉर्नर स्टोन है कि सूद को, अब सूद जो है, जब मैं सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो ये हमारे यहाँ आज के दौर में बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ख़त्म हो जाएगा। कहना बहुत आसान काम है। इसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया गया है काइबोर का कॉन्सेप्ट लाके। बेसिकली काइबोर का जो कॉन्सेप्ट आया, लाइबोर के तर्ज के ऊपर जो काइबोर का कॉन्सेप्ट आया और काइबोर की बेसिस के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन होने लगी, तो ये सबसे, बस मैं अपनी मालूमात के लिए भी और लोगों की, ये काइबोर और लाइबोर क्या है? लाइबोर तो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है और काइबोर जो है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट है। यानी पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान में काइबोर है। ये काइबोर जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी आप इस्लामिक बैंक्स के ऊपर से ख़त्म कर दीजिए। सबसे पहले स्टेज में इस्लामिक बैंक्स तो है ना, यानी उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो, उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? उससे जो है वो नहीं, उससे फ़ायदा ये होगा कि इस्लामी बैंक तो चल रहा है जी, इस्लामी बैंकिंग चल रही है। अब उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कन्वेंशनल बैंक के बराबर होते हैं, बल्कि शिकायत है कि वो ज़्यादा ही वो कम देते हैं। वो बेसिकली COBM का मामला होता है, कॉस्ट ऑफ बीइंग मुस्लिम जिसे कहते हैं। एक साहब हमारे यहाँ कि आप कॉस्ट ऑफ बीइंग मुस्लिम जो है वो बेसिकली देते हैं एक इस्लामी बैंक से डील करने का, तो वो उससे ज़्यादा ही बाज़ दफ़ा जाके वो हो जाते हैं। उसका फ़ायदा भी तो होगा। अच्छा, वो फ़ायदा तो बैंकों को नहीं, अल्लाह ताला के भी तो फ़ायदा होगा कि वो कॉस्ट यहाँ ज़्यादा देकर अल्लाह के यहाँ तो एक अजर आदमी पाएगा। ये एक हकीकत है। ये बात समझना और समझाना कितना मुश्किल काम है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो है इस्लामिक बैंकिंग एटलीस्ट जो है एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर रही है, चूँकि वो खुद एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर जकड़ी हुई है। उस फ्रेमवर्क को जो कि इंटरेस्ट नहीं, दूसरी चीज़, एक तो सूद से खात्मा और उसके लिए ज़रूरी है कि इस्लामिक बैंकिंग को इस काइबोर से निजात दिला दी जाए, तो वो आज़ाद होकर फिर आज़ाद लोगों से बराह रास्त डील करेंगे, बराह रास्त। ये दूसरा फ़ायदा होगा। तो उससे होगा ये कि जो इस्लामी बैंक के पास जो डिपॉजिट होल्डर है वो उससे कोई प्रॉफिट ज़्यादा मांगता नहीं है, वो सिर्फ उसके पास पैसे इस वजह से रखवाता है कि इस्लामी है। तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन डेवलप हो जाएगा इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में, जिसमें कन्वेंशनल बैंकिंग अल्टीमेटली हार जाएगी और ख़ुद ब खुद कन्वर्ट होती, मजबूर हो जाएगी कन्वर्ट होने के ऊपर इस्लामिक बैंकिंग। ये नहीं, यहाँ वही बात, अगला जो बात मैं पूछना चाह रहा था कि मौजूदा निज़ाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तहत बैंकारी का,
तो इस निज़ाम के बारे में आपकी क्या राय है, और इसको अगर हम फारिग कर दें तो क्या किस तरीके से फिर इस्लामिक बैंकिंग चलेगी? उनका भी तो कोई मॉनेटरी फ्रेमवर्क, कोई इदारा होना चाहिए जो चला रहा होगा उनको। बेसिकली अगर आप सेंट्रल बैंक की साइड के ऊपर आते हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरह, तो उसको 5-6 चीज़ें हैं जो कि गवर्न कर रही हैं लीगल साइड पे। एक स्टेट बैंक का अपना लॉ है शायद 1956 का, दूसरे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है 1962 का, तीसरे प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं जो कि बेसिकली बैंक और उसके डिपॉजिट होल्डर्स और उसके लोन ऑब्टेनर्स वगैरह उनके दरमियान रिलेशनशिप को वो करते हैं, तीसरे BPRD सर्कुलर है, बैंकिंग पॉलिसी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट सर्कुलर्स हैं, BPRD सर्कुलर्स स्टेट बैंक जो कि इशू करता है, जिसको कि फॉलो किया जाता है। और चौथी चीज़ जो कि स्टेट बैंक का के उसके अंदर आता है वो है फॉरेन एक्सचेंज। ये 4-5 चीज़ें जो हैं बेसिकली ये आपका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ये स्टेट बैंक के माध्यम ये स्टेट बैंक जो है वो बेसिकली इन टूल्स के ज़रिए, इन लॉज के ज़रिए गवर्न कर। स्टेट बैंक के अंदर भी इस वक्त 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एक तो कन्वेंशनल बैंकिंग को डील कर रहा है और दूसरा जो है वो इस्लामिक बैंकिंग को डील कर रहा है। अच्छा, अब हम ऑपरेशन की तरफ आ जाएं तो इस वक्त बैंकों के अंदर भी कुछ प्योरली इस्लामिक हैं, कुछ ऐसे हैं बिल्कुल, जैसे मिजान बैंक है, बैंक के बारे में लोग कहीं ना कहीं से शुबह में रहते हैं कि भाई ये इनके पैसे कहीं और जमा हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने सूदी निज़ाम में डाल रखे हैं, वहाँ से कमा के आपको कुछ दे देते हैं, आप समझते हैं कि इस्लामी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है एक सहाबी के साथ जा रहे थे, दोनों को प्यास लगी। दोनों को जब प्यास लगी तो रास्ते में एक हौज़ उनको नज़र आया, तो वो सहाबी जो थे उन्होंने हज़रत उमर को रोक दिया और रोक के कहने लगे कि ए खलीफा वक्त, मैं ज़रा मालूम कर लूँ कहीं इस हौज़ के अंदर कोई मूजी जानवर तो मुँह नहीं मारता, कोई मतलब गंदा पानी तो नहीं है ये। और फिर ये कह के वो सहाबी उस हौज़ के मालिक की तरफ चले और फिर जाके उससे वही सवाल किया कि पानी साफ़ है, कोई मूजी जानवर तो मुँह नहीं मारता, तुम ख्याल रखते हो या नहीं रखते, पीने के काबिल है या नहीं है। जितनी देर में उन्होंने सवाल किया उनसे ज़्यादा तेज़ कदम उठाते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो उस मालिक के पास पहुँचे, उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा इसको जवाब मत देना। और फिर फरमाया हज़रत उमर ने कि जो चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें कुरेद कर अपने ऊपर हराम मत करो। यही मामला जो है वो इस्लामिक बैंकिंग का भी है। आपके ज़िम्मे सिर्फ उतना सवाल है कि आपने ये तय कर लिया कि हाँ ये इस्लामी है, प्योरली इस्लामिक काम कर रहा है, आपका मामला ख़त्म हो गया। पीछे वो जो कर रहे हैं उसकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी है अल्लाह के पास। आपकी पकड़ उसमें नहीं होगी, दूसरे के अमल के ऊपर आपकी पकड़ नहीं। हमें मालूम हो गई है नहीं, आपको जिस एरिया के अंदर मालूम हो गई है और क्लियरली प्रैक्टिस है तो फिर तो उस मामले में तो आपको हाथ खींच लेना चाहिए। लेकिन बहैसियत कुल्ली कि पूरी की पूरी इस्लामिक बैंकिंग गलत हो रही है, जी ये बात सही, तो वो मुझे थोड़ा सा जो है वो उसके ऊपर डाउट है उस हवाले से। तीसरा जो है वो जो बैंक होता है वो है बेसिकली कन्वेंशनल बैंक्स, जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग भी कर रहे हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी कर रहे हैं। हाँ, वो उसमें भी एक इस्लामिक बैंकिंग कॉर्नर खोल रखा है। बिल्कुल, वो तो उन्होंने एक खिड़की बनाई हुई है, ब्रांचेस खोली हुई हैं। उसके अंदर जो है जो शक वाली कैफियत है ना वो वहाँ पर रासिख आती है, मतलब वो बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पर एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेपरेट पैसा, नया पैसा नहीं लिया अपने शेयर होल्डर्स से जिससे कि वो इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांच खोलते। उसी पैसे उन्होंने को अपने उसी सूदी निज़ाम के मुनाफे से जो है वो इस्लामिक ब्रांचेस जो है वो खोली हैं। उन्होंने खुद ही जो है वो फैसला कर लीजिए कि जो ये पैरेलल लेके चल रहे हैं वो किस हद तक सही है, किस हद तक। इस निज़ाम को कैसे चलाएं? हाँ, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो अपना, अगर वो चाहते हैं कि अपनी इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन को भी रखें तो वो सेपरेट कोई नया इदारा कायम करें, उसके अंदर जो है वो चीज़ें करें। नहीं, ये तो हो गया कि उनको अलग करना चाहिए। इनकी जो है रेगुलेटरी बॉडी क्या होनी चाहिए, अच्छा, मैं इस पर आऊँगा। फिर एक हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, ब्रेक करते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है और हम ये जानना चाहेंगे अशरफ साहब से कि किस तरह इस्लामिक बैंकिंग की भी कोई रेगुलेटरी बॉडी हो और वो किस तरह काम करेगी ताकि स्टेट बैंक के जो तरीक़े, जो निज़ाम है उसके मुतबादिल या कम से कम उसके पंजों से आज़ाद होकर और सारिफ के साथ उनकी डीलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सके। हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद हम फिर गुफ्तगू करेंगे।